जय हिंद साथियों। संत कबीर विद्यापीठ पीजी कॉलेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं शिक्षा किसे कहते हैं, मनोविज्ञान किसे कहते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान किसे कहते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति, इसकी विशेषताएं सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन विधियां। हम लोग को पता है कि मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करता है। जब व्यवहार का अध्ययन करने में व्यवस्थित विधियों का प्रयोग करते हैं तो वही क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन विधियां हो जाती हैं। ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम अपने किसी मित्र के साथ चल रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, अब कुछ देख के मुस्कुराया, तो हम कहते हैं भाई बताओ ना काहे मुस्कुराए हो। यानी हम उसके व्यवहार को जानने का प्रयास किए। वो भी क्या है, वो भी एक व्यवहार के अध्ययन की विधि है कि हम पूछ रहे हैं। या तो वो किसी को देख के खुद से हंस दिया, तभी हम पूछते हैं भाई बताओ ना काहे हंसे हो, क्या देख के हंसे हो। तो बताता है कि हम ये चीज देख के हंसे हैं। वो भी क्या, हम उसके व्यवहार को जानने का प्रयास किए, यानी वो भी एक विधि है। या हम ही चल रहे हैं, किसी का विकृत रूप देखे, हमको हंसी आ गई, या कहे अरे बाप रे बाप, तो हमारे साथ वाला पूछा काहे तुम चिल्लाए हो, तो हम बताते हैं कि फलाना चीज देखे, अभी को देखे, जस्ट ऐसा हुआ है, इस वजह से हंसी आ गई। मतलब हम अपने व्यवहार का कारण बता रहे हैं या दूसरे के व्यवहार का कारण जान रहे हैं। ये सब क्या है, अध्ययन की विधियां हैं। तो इसी को व्यवस्थित रूप से देखने के लिए एक स्लाइड ऐड करते हैं। तो मनोविज्ञान की अध्ययन विधियों में मुख्यतः 3 हो सकती है। पहला होता है अवलोकन विधि या निरीक्षण विधि। अवलोकन या निरीक्षण विधि। दूसरा आता है विवरणात्मक विधि, और कहेंगे आप लोग को एक तीसरा मॉडल देखने को मिलेगा, प्रयोगात्मक विधि। प्रयोगात्मक विधि। देखो अवलोकन विधि क्या है। अवलोकन विधि में, अवलोकन का मतलब होता है देखना। अवलोकन या निरीक्षण विधि, इसमें क्या किया जाता है, देख के ही व्यवहार का पता लगाया जाता है। चाहे हम अपने व्यवहार को देख के पता लगाएं, अपने व्यवहार का पता लगाएं, या दूसरे को देख के उसके व्यवहार का पता लगाएं, वो किस में आएगा, अवलोकन या निरीक्षण विधि में। विवरणात्मक विधि में क्या होता है कि तुरंत तत्काल देख के या अवलोकन करके नहीं पता लगाया जा सकता, उसके लिए एक लंबे प्रोसेस से होके गुजरना पड़ता है। तो यानी उसमें हम लोग विवरण खोजते हैं, तो विवरणात्मक विधि के अंतर्गत ये आता है। और ये जो प्रयोगात्मक विधि है, इसको अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसमें प्रयोग के द्वारा व्यवहार का पता लगाया जाता है। तो जब प्रयोग करके हम व्यवहार का पता लगा रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं हम देखेंगे तो पता लगा रहे हैं, प्रयोग करेंगे तो देखेंगे, निरीक्षण करेंगे। तो कहीं कहीं आप लोग को ये प्रयोगात्मक विधि जो है वो अवलोकन विधि के अंतर्गत ही मिल जाएगी देखने को। अब किसी किसी पुस्तक में आप लोग को प्रयोगात्मक विधि अलग से मिल जाएगी। ठीक है ना। अब अवलोकन विधि अगर हम लोग पहले पे ध्यान दें या पहले पे नजर डालें, इस अवलोकन विधि 2 तरह की हो सकती है। पहला, हम अपने व्यवहार का पता स्वयं लगाएं तो अंतर्दर्शन विधि। अंतर्दर्शन विधि। या किसी दूसरे को देख के दूसरे के व्यवहार का पता लगाएं या दूसरे के व्यवहार का अध्ययन करें, तो वो हो जाएगा बहिर्दर्शन विधि। बहिर्दर्शन विधि। अगर प्रयोगात्मक को भी इसमें रखेंगे तो ये 3 टाइप का हो जाएगा, और ये यहाँ से उठ के यहाँ चला जाएगा। और विवरणात्मक विधि में हम लोग अगर ध्यान देंगे तो जीवन इतिहास विधि, विकासात्मक विधि, साक्षात्कार विधि, तमाम विधि आती हैं, एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है ना। तो निरीक्षण विधि पहला देखते हैं। इसके पहले क्या था, इसके पहले ही था शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन विधियों में मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करता है, और इसमें पहला निरीक्षण विधियां, दूसरा विवरणात्मक विधि, और तीसरा प्रयोगात्मक विधि, जो हम लोग अभी को समझे हैं। यही चीज। आते हैं पहली विधि में, निरीक्षण विधियों में कौन कौन आएगा, अंतर्दर्शन विधि और बहिर्दर्शन विधि। प्रयोगात्मक को भी अगर इसी में रखना चाहे तो प्रयोगात्मक विधि आ जाएगा, जिसमें एकल समूह, संतुलित और चक्रवृत्त आएगा। इसकी डिस्कस हम लोग करेंगे आगे। विवरणात्मक विधि में हम लोग को देखना है जीवन इतिहास विधि, विकासात्मक विधि, तुलनात्मक विधि, मनोविश्लेषणात्मक विधि, नैदानिक विधि, सर्वेक्षण विधि, साक्षात्कार विधि, प्रश्नावली विधि, अनुसूची विधि, जितनी भी विधियां होंगी
सबका हम लोग एक-एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? तो पहला हम लोग देखते हैं अंतर्दर्शन विधि। निरीक्षण विधि में पहला आता है अंतर्दर्शन विधि। अंतर्दर्शन का पहले अर्थ समझते हैं होता क्या है? तो अंतर्दर्शन का मतलब होता है अंतर माने अंदर और दर्शन माने देखना, यानी अंदर देखना या अंतर निरीक्षण या अंदर झांकना। अंतर्दर्शन का अर्थ होता है अंदर देखना या अंदर झांकना। अब अंदर हम अपने देखेंगे तो अंदर दर्शन विधि, बाहर देखेंगे दूसरे के व्यवहार को तो बहिर्दर्शन विधि। अंतर्दर्शन विधि जो है ये सबसे प्राचीन विधि है। याद करिए आप लोग मनोविज्ञान का विकास क्रम, जिस समय हम मनोविज्ञान का विकास क्रम पढ़ा रहे थे उसमें आप लोग को बताए थे कि चेतना का अध्ययन करने के लिए जब मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा था कौन? विलियम वुंड ने। तो चेतना का अध्ययन करते समय विलियम वुंड ने कौन सी विधि का प्रयोग किया था? तो अंतर्दर्शन या अंतर्दृष्टि विधि का प्रयोग किया था। अंतर्दृष्टि अंतर्दृष्टि या अंतर्दर्शन विधि से इसका अध्ययन किया था और जर्मनी के लिपजिंग शहर में एक प्रयोगशाला खोली थी जो वर्तमान में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। तो इस विधि का सबसे पहले प्रयोग कौन किया था? तो विलियम वुंड और टिचनर। टिचनर कौन थे? तो टिचनर विलियम वुंड के शिष्य थे। इन दोनों ने मिलकर अपने उस लिपजिंग विश्वविद्यालय में बैठ के सबसे पहले जो अध्ययन किया था वो अंतर्दर्शन विधि या अंतर्दृष्टि विधि से चेतना पे अध्ययन किया था। और चेतनानुभूति का अध्ययन अंतर्दर्शन विधि से किया था। दर्शन किसे कहते हैं समझिए। तो अंतर्दर्शन का मतलब अपने अंदर झांकना, अपने व्यवहार के कारणों का पता लगाना ही अंतर्दर्शन कहलाता है। हम क्यों हंसे, हमको काहे हंसी आई, हमको क्यों डर लगा, या आप लोग स्वयं कहते हो कि देखो भाई हमको नींद लग रहा है, हमको सो जाने दो। अब अगर हम तुरंत सोए नहीं तो जान लो नींद नहीं लगेगा। आप ये बात कैसे बताते हैं? आप अपने अंदर झांक के देखे हैं, प्रयोग किए हैं, तभी बात जान पाए हैं। ठीक है? हमको भूख लगे तुरंत खाना चाहिए नहीं तो हमारा दिमाग नहीं काम करेगा। ये आप कैसे बताते हैं? अंतर्दर्शन विधि द्वारा ही बताते हैं। ठीक है ना? एक हमारे साथ ऐसी बात मत किया करो, नहीं तो हमको गुस्सा लग जाएगा। आप कैसे बताते हैं? अंतर्दर्शन विधि से ही अपने व्यवहार का अध्ययन करके ही बताते हैं। ठीक है ना? ये बात हमको ज़्यादा हर्ट करती है, ये बात मत याद दिलाओ। जो भी चीज़ें आप अपने बारे में बताते हैं, उन सब में कहीं न कहीं अंतर्दर्शन का ही हाथ होता है। ठीक है ना? तो अंतर्दर्शन विधि के प्रतिपादन कौन है? विलियम वुंड और टिचनर। टिचनर विलियम वुंड के ही शिष्य थे। सबसे प्राचीन विधि है। चेतन अनुभूतियों का अध्ययन ही क्या है? अंतर्दर्शन है। ठीक है? अंतर्दर्शन अपने संवेदना, भाव, भावना, प्रतिमा जो भी हम लोग के अंदर होती है, उसी का अध्ययन करता है। जैसे क्रोधित व्यक्ति कारणों को स्वयं ज्ञात करे कि हमको गुस्सा क्यों लगा, तथा संबंधित मानसिक प्रक्रिया के नियम, सिद्धांत अथवा दशाओं का निरीक्षण करे। वही जो आप लोग को हम चीज बताए हैं कि व्यक्ति अपने बारे में बताता है हमको क्यों गुस्सा लगता है, किस बात पे ज्यादा हंसी लगती है। ठीक है ना? वो सब क्या है? अंतर्दर्शन या आत्मनिरीक्षण या अंतरावलोकन कुछ भी कहें, वो सब उसी विधि के द्वारा ही हम लोग परिणाम बताते हैं या सिद्धांत नियम बताते हैं कि हमको नींद लगे तो सो जाने दो, दोबारा नींद नहीं आएगा। अंतर्दर्शन करने वाला व्यक्ति किसी प्रकार के पूर्वाग्रहों तथा पक्षपात की भावना से ग्रसित नहीं होना चाहिए। अपने बारे में जो व्यक्ति बता रहा हो उसके बारे में ये नहीं सोचना चाहिए कि दूसरा का वाला क्या सोचेगा, हम ऐसी नहीं ऐसी बात बताएं, नहीं तो अंतर्दर्शन नहीं कहलाएगा, फर्जीवाड़ा हो जाएगा। ठीक है ना? तो वही लाइन है ये। शारीरिक तथा मानसिक दृष्टि पूर्ण स्वस्थ होना चाहिए। जो व्यक्ति अंतर्दर्शन कर रहा है या अपने व्यवहार के कारणों को बता रहा है, वो पूरी तरह स्वस्थ होना चाहिए, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से भी। दिमाग अगर हमारा स्टेबल नहीं है, तो हम अपने बारे में सटीक जानकारी नहीं बता सकते। अगर शांत रूप से हैं, तब अपने बारे में बता सकते हैं, स्वस्थ हैं, हर तरफ से संपन्न हैं, तभी अपनी आदतों का बखान कर सकते हैं। नहीं तो आज कहीं और दौड़ा-धूपी है, कल कहीं और दौड़-धूप रहे हैं, तो उससे अंतर्दर्शन नहीं हो पाएगा। तो अंतर्दर्शन के लिए मानसिक तथा शारीरिक दृष्टि से पूर्ण स्वस्थ होना चाहिए। उसमें थकान अथवा ऊब जैसी अवरोधात्मक भावनाएं नहीं होनी चाहिए। थकावट है या उबन महसूस हो रहा है, तब भी अंतर्दर्शन नहीं हो सकता। अपने व्यवहार के कारण को नहीं बता सकते। आप उबे हुए हैं, थके हुए हैं और कोई पूछे बताओ ना भाई ये कैसे कर रहे हो? ये बात काहे की है? आपका ध्यान नहीं लग पाएगा अंतर्दर्शन में। अंतर्दर्शन के प्रति रुचि तथा विश्वास होना चाहिए।
बातें सब वही हैं, ठीक है ना? अंतर्दर्शन की विशेषताएं क्या हैं देख लो। व्यक्ति को अपने व्यवहार के संबंध में प्रत्यक्ष, तत्काल तथा वास्तविक ज्ञान हो जाता है। अंतर्दर्शन की विशेषता ये है कि अगर हम अंतर्दर्शन कर रहे हैं तो हमारे व्यवहार के कारण का तुरंत और सटीक सही रीजन पता चल जाता है कि हमने ये चीज क्यों किया। किसी विशिष्ट उपकरण की आवश्यकता न होने के कारण यह विधि अत्यंत सरल व स्वयं सुलभ विधि है। अंतर्दर्शन करने में किसी भी तामझाम की जरूरत नहीं है, ना किसी उपकरण की जरूरत है, ना ही किसी प्रयोगशाला की जरूरत है, कुछ भी नहीं। तुरंत बताओ, अंतर्दर्शन करो, क्यों हुआ, तुरंत बता दो। तो यह एक अत्यंत सरल विधि है। व्यक्ति स्वयं ही अपने व्यवहार का अवलोकन कर सकता है, दूसरे के व्यवहार का अवलोकन नहीं कर सकता। अंतर्दर्शन का मतलब ही होता है कि अपने व्यवहार का अध्ययन। तो अंतर्दर्शन के द्वारा व्यक्ति अपने व्यवहार का अध्ययन कर सकता है, दूसरे व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन नहीं कर सकता। ठीक है ना? ये इसकी विशेषताएं हैं। इसकी कुछ सीमाएं भी देख लेते हैं कि इसमें क्या कमियां होती हैं। आप लोग खुद सोचो इसमें क्या कमियां हो सकती हैं। व्यक्ति झूठ बोल सकता है, उसका व्यवहार कुछ और है, भाव बनाने की वजह से कुछ और बोल सकता है। दूसरी कमी क्या हो सकती है? छोटा मोट बच्चा है, वो अपने व्यवहार के बारे में सटीक जानकारी नहीं दे सकता, क्योंकि वो चंचल होता है। कोई असामान्य व्यक्ति है, मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, उसके लिए भी दिक्कत है। मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार का अध्ययन करता है, आप लोग जानते हो। किसके व्यवहार का अध्ययन? तो मानव के, पशु के एवं पक्षियों के, इन सब के व्यवहार का अध्ययन करता है। तो मानव तो अंतर्दर्शन कर सकता है, क्या पशु पक्षी भी अपने व्यवहार का अध्ययन कर सकते हैं? तो ये भी एक कमी है कि पशु तथा पक्षी अंतर्दर्शन विधि का प्रयोग नहीं कर सकते। तो सीमाएं क्या हो गई? प्राप्त होने वाली विभिन्न सूचनाओं, अंतर्दर्शन विधि की सीमाएं, प्राप्त होने वाली विभिन्न सूचनाएं विषयनिष्ठ प्रकृति होने के कारण अविश्वसनीय होती हैं। मतलब अध्ययन दर्शन करने वाला जो व्यक्ति बता रहा है वो विषयनिष्ठ, मतलब जिसके विषय में बात हो रही है उसके परिणाम वही बताएगा। यानी वो विधि कैसी हो गई? विषयनिष्ठ हो गई। तो ये अविश्वसनीय हो गई, यानी वो झूठ बोल सकता है। तो कहीं ना कहीं इसकी एक कमी हो गई, यानी ये इसकी एक सीमा है या लिमिटेशन है। दूसरा, शिशुओं, बालकों, असमान व्यक्ति तथा पशु पक्षियों के द्वारा अपने ऊपर इस विधि का प्रयोग करना प्रायः संभव नहीं है। वही बात जो भी समझाएं कि पशु पक्षी नहीं कर सकते अंतर्दर्शन, मात्र व्यक्ति ही कर सकता है। स्वयं व्यवहार का सही ढंग से स्वयं अवलोकन करना कठिन होता है। ये भी इसकी एक सीमा है या इसकी एक कमी है। ठीक है ना? तो अंतर्दर्शन समझ में आ गया होगा। अंतर्दर्शन का मतलब अपने अंदर देखना या अपने अंदर झांकना। ठीक है ना? तो आगे देखते हैं बहिर्दर्शन क्या होता है। इस निरीक्षण विधि में जो दूसरा नंबर आता है बहिर्दर्शन विधि। बहिर्दर्शन विधि, बहिर का मतलब बाहर, दर्शन माने देखना। बाहर देखना, बाहर देखेंगे तो हम ही दिखेंगे, कोई दूसरा व्यक्ति दिखेगा। तो दूसरे के व्यवहार को देखकर उसके व्यवहार का पता लगाना या व्यवहार के कारणों का पता लगाना ही बहिर्दर्शन विधि कहलाती है। सबसे पहले इसके प्रतिपादन देखते हैं कौन है, तो जे बी वॉटसन व्यवहारवाद के जनक हैं, जे बी वॉटसन। फिर आइए आप लोग मनोविज्ञान के विकास क्रम में, मनोविज्ञान के विकास क्रम में पहले, सबसे पहले तो आत्मा का विज्ञान था, फिर उसके बाद मन का विज्ञान हुआ पंपोनोजी के अनुसार। फिर तीसरा नंबर आया चेतना का विज्ञान, किसके द्वारा? तो विलियम उंड के द्वारा। और इन्होंने ही अंतर्दर्शन विधि से चेतना पे अध्ययन किया था, लेकिन बाद में वो विधि भी अस्वीकार कर दी गई थी। और लास्ट में आए थे व्यवहार का अध्ययन करने वाले मनोवैज्ञानिक जे बी वॉटसन। वाटसन, इन्होंने बताया कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान नहीं है, व्यवहार का विज्ञान है। और इन्होंने उसी में ये बताया कि व्यवहार का विज्ञान मतलब दूसरे के व्यवहार को देख के उसके कारणों का पता लगाओ, वही मनोविज्ञान है। और बहिर्दर्शन भी विधि भी क्या है कि दूसरे के व्यवहार के कारणों का पता लगाना ही क्या है, बहिर्दर्शन विधि है। तो इस विधि के प्रतिपादक कौन हो गए? जे बी वॉटसन। सबसे प्रमुख मनोवैज्ञानिक विधि में सबसे प्रमुख विधि है कौन सी? तो बहिर्दर्शन विधि। किसी अन्य व्यक्ति के व्यवहार का अवलोकन करके उसके व्यवहार के कारणों को जानना ही क्या है? बहिर्दर्शन कहिए या परावलोकन कहिए या पर निरीक्षण कहिए या प्रेक्षण कहिए, ये सब उसी के नाम है, बहिर्दर्शन कहिए। इसमें व्यक्ति के व्यवहार, उसके आचरण, क्रियाओं, प्रतिक्रियाओं आदि को ध्यानपूर्वक देखकर उसके व्यवहार के कारणों का अनुमान लगाया जाता है।
अगर किसी को हम देखें वो मुस्कुरा रहा है तो उसको ध्यान देते हैं आसपास का देख के मुस्कुराया है, वो क्या है? बहिर्दर्शन है। हम आए यहाँ देखें कोई किसी एक दिशा में देखकर कोई व्यक्ति जोर-जोर से ठहाके लगा रहा है, हम उसको देखेंगे, और फिर देखेंगे कहाँ देख रहा है, अच्छा वहाँ क्या हो रहा है, अच्छा उस वजह से हँस रहा है, यानी हम उसके हँसी का पता लगाए किस विधि से? बहिर्दर्शन विधि से, ठीक है? कोई रो रहा है, क्यों रो रहा है? यानी उसके व्यवहार का भी पता लगाए, किस विधि से? बहिर्दर्शन विधि से। अंतर्दर्शन का मतलब अपने व्यवहार के कारणों का पता लगाना, अब बहिर्दर्शन दूसरे के व्यवहार के कारणों का पता लगाना, ठीक है? बहिर्दर्शन विधि, इस विधियों का प्रयोग शिशुओं, बालकों, किशोरों, प्रौढ़ों समूह आदि के व्यवहार का अवलोकन करने के लिए किया जा सकता है, ये इसकी विशेषता है। अब बहिर्दर्शन में चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, बच्चा है, बालक है, बूढ़ा है, किसी के भी व्यवहार का हम लोग देख के पता लगा सकते हैं क्यों इसका व्यवहार ऐसा है, ठीक है? एक साथ अनेक व्यक्ति के व्यवहार का अवलोकन किया जा सकता है, जिससे परिणाम अपेक्षाकृत अधिक वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीय तथा वैध प्राप्त होते हैं। वस्तुनिष्ठ, एक होता है विषयनिष्ठ, एक होता है वस्तुनिष्ठ। विषयनिष्ठ का मतलब जो परिणाम हम लोग को मिल रहे हैं, जिसके बारे में हम पता लगा रहे हैं, सीधे उसी से अगर परिणाम मिल रहे हो, तो विषयनिष्ठ हो जाएगा। अब वस्तुनिष्ठ का मतलब जिसके व्यवहार के बारे में पता लगा रहे हैं, डायरेक्टली वो ना बताए, किसी दूसरे माध्यम से पता चले तो वो वस्तुनिष्ठ हो जाता है। वस्तुनिष्ठ विषयनिष्ठ की अपेक्षा ज़्यादा सही होता है, ठीक है ना? तो इससे जो परिणाम हम लोग को मिलते हैं वो विश्वसनीय तथा वैध प्राप्त होते हैं। किसके द्वारा? बहिर्दर्शन विधि के द्वारा। इससे पशु, पक्षी तथा पर किए गए अध्ययनों से प्राप्त परिणामों को मनुष्य पर लागू करने की संभावना को देखा जा सकता है। अभी आप लोग को बताया कि अंतर्दर्शन विधि में पशु पक्षी अपने अंतर्दर्शन नहीं कर सकते, लेकिन बहिर्दर्शन से ये लाभ भी मिलता है कि पशु पक्षियों के ऊपर कोई प्रयोग कर रहे हो आप, उससे आप ये संभावना कर सकते हैं कि व्यक्ति भी इस तरह का व्यवहार करेगा। जैसे कि तमाम प्रयोग आप लोग देख सकते हो, चाहे पावलोव का सिद्धांत हो, स्किनर का सिद्धांत हो, थॉर्नडाइक का सिद्धांत हो, यहाँ तक कि सीखने के नियम का जो प्रतिपादन भी हुआ है, वो भी स्किनर के जो अनुबंधन सिद्धांत किया, स्किनर ने का संबंधवाद का सिद्धांत है, वहीं से सीखने के नियम निकल के आए हैं। तत्परता का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत तथा प्रभावशीलता का सिद्धांत। तो इस विधि द्वारा पशु पक्षियों पर किए गए अध्ययनों से प्राप्त परिणामों को मनुष्यों पर लागू करने की संभावना को देखा जा सकता है, ये भी इसकी एक विशेषता है। अगली विशेषता क्या है? इसके परिणाम अंतर्दर्शन विधि की अपेक्षा अधिक वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीय तथा वैध प्राप्त होने के कारण स्वीकार्य होते हैं। इससे प्राप्त परिणामों का सांख्यिकीय विश्लेषण किया जा सकता है। अर्धचेतन और चेतन विकृत तथा विकसित अवस्थाओं में किए गए व्यवहारों का अध्ययन भी बहिर्दर्शन विधि के प्रयोग से किया जा सकता है। मतलब वही चीज जो हम लोग अभी समझे कि बहिर्दर्शन के द्वारा हम लोग को जो भी परिणाम मिलेंगे वैध रहेंगे, विश्वसनीय रहेंगे, जबकि अंतर्दर्शन में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो डायरेक्टली बताता है अपने व्यवहार के बारे में, ठीक है ना? अब बहिर्दर्शन विधि की सीमाएं देख लेते हैं कि इसमें कमियां क्या है। तो पहला है अवलोकनकर्ता का अपनी पूर्व धारणाओं तथा पूर्वाग्रह से ग्रसित होने पर परिणाम कभी आत्मनिष्ठ हो जाते हैं। देखो, जो बहिर्दर्शन कर रहा है, यानी हम अगर दूसरे के व्यवहार का पता लगा सकते हैं, अगर हम किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, पूर्वाग्रह होता क्या है? समझते हैं। पूर्वाग्रह, पूर्वाग्रह कुछ भी नहीं है। हम लोग सपोज कहीं नई-नई जगह जा रहे हैं, उस जगह पहुँचने से पहले मन में तमाम बातें सोचते हैं। सपोज मामा के वहाँ जा रहे हैं, तो दिमाग में चलता है कि बाहर मामा बैठे होंगे, हम जैसे ही पहुँचेंगे, कहेंगे मामा नमस्ते, मामी आएँगी, कहेंगी अरे बाबू तुम आ गए, सोच के चल रहे होते हैं कुछ और, अब वहाँ पहुँचे देखिए मामा घर है ही नहीं है, मामी को ठुठुका के बुला रहे हैं, या कई नई जगह किसी संस्था पे जा रहे हैं, तो वहाँ जाने से पहले हम लोग के दिमाग में पहले से कुछ न कुछ कल्पना चल रही होती है कि ऐसा-ऐसा होगा, वही क्या है पूर्वाग्रह। किसी विषय वस्तु के बारे में पहले से जो हम सोच लेते हैं, वही क्या है पूर्वाग्रह है। तो जो व्यक्ति बहिर्दर्शन कर रहा है, वो हो सकता हो कि पहले से परिणाम के बारे में सोच ले, यानी पूर्वाग्रह से ग्रसित हो गया है, और पूर्वाग्रह से ग्रसित होने के पश्चात परिणाम कभी-कभी क्या हो जाएँगे? आत्मनिष्ठ, मतलब हमारे ऊपर निर्भर हो जाएँगे। हम जो सोच रहे हैं, वही परिणाम निकाल के दे दें। तो इसकी एक कमी है ये। अलौकिक व्यक्ति, हाँ, अलौकिक रहेगा भाई। अलौकिक व्यक्ति कभी-कभी जानबूझकर और स्वाभाविक तथा कृत्रिम व्यवहार करता है, जिससे निष्कर्ष प्रायः असत्य आ जाते हैं। अलौकिक व्यक्ति का मतलब जिस व्यक्ति का हम अवलोकन कर रहे हैं,
अगर वो जान गया कि हमको ये निहार रहे हैं या हमको देख रहे हैं, तो जानबूझ के बन के दूसरा व्यवहार करने लगेगा, मतलब कृत्रिम व्यवहार करेगा। नेचुरल जो उसकी प्रकृति या नेचुरल व्यक्तित्व है, उससे अलग वो बनने लगेगा। कहते हैं ना, ज्यादा बनो ना तुम, यानी जानबूझ के अलग व्यवहार प्रदर्शित करने लगेगा, जिससे भी परिणाम गलत आ सकते हैं। तो ये भी इसकी भी एक कमी है। गोपनीय प्रकृति के व्यवहार का अवलोकन इसी द्वारा नहीं किया जा सकता। मतलब पर्दे के पीछे की जो बातें होती हैं, पर्दे के पीछे के जो व्यवहार होते हैं, उसके बारे में भी बहिर्दर्शन विधि अध्ययन नहीं कर सकती। ठीक है ना? तो अंतर्दर्शन विधि और बहिर्दर्शन विधि समझ में आई कि नहीं आई? अंतर्दर्शन का मतलब होता है अपने व्यवहार का स्वयं हम लोग क्या करें, अध्ययन करें, तो अंतर्दर्शन। बहिर्दर्शन का मतलब दूसरे के व्यवहार का देख के अवलोकन करके उसके व्यवहार के कारणों का पता लगाएं, तो बहिर्दर्शन। ये 2 विधियां समझ में आई कि नहीं आई? तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। आगे का देखते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।